डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 2 के यूनिट 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बुद्धि क्या है, यानी व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो आपने प्रायः यह सुना होगा कि आप कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है या किसी बात को बहुत जल्दी समझ जाता है तो लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान है। या कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है, बार बार पूछता है या कुछ ऐसी वैसी हरकतें करता है तो कहते हैं लोग कि वह व्यक्ति मंद बुद्धि का है। तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है या कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। तो प्रायः हम देखते हैं कि बुद्धि जो है उसका सीधा संबंध होता है हमारे आनुवंशिकता से, हमारे एनवायरनमेंट से। तो किसी भी कार्य को अगर कोई व्यक्ति सरलता के साथ किसी भी परिस्थिति में पूरा कर लेता है तो वह उसकी बुद्धि का परिचायक है। और इसी अर्थ में बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता या शक्ति है जिसके आधार पर वह अपने पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रियाएं करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में घबरा जाता है या उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है या वह समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति थोड़ी मंद बुद्धि का है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं बुद्धि की, ये जन्मजात भी होती हैं और आनुवांशिक भी होती हैं। तो अगर इसमें हम थोड़ी कमी या वृद्धि करना चाहते हैं, मतलब बुद्धि को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो आनुवांशिकता में या वातावरण में कुछ कमी या वृद्धि करके ही हम बुद्धि में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। और एक माता जब बच्चों को जन्म देने लगती है उस तो शुरू से ही अगर माँ सही इन्वायरमेंट में रहे और उसके खान पान में भी पौष्टिकता रहे तो मंद बुद्धि वाले परिवार से भी कोई बच्चा तेज बुद्धि का निकल सकता है। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तनों से बुद्धि में सामान्य तौर पे वृद्धि या कमी की जा सकती है। यानी बुद्धि वह शक्ति है या मनुष्य की वह योग्यता है जो जिसके द्वारा पुरानी जो अनुभव हैं, जो अतीत के हमारे अनुभव हैं, उसके आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। तो इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, जिसमें से वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति की स्व उद्देश्य कार्य करने की तर्कपूर्वक सोचने एवं अपने पर्यावरण के साथ भली भांति व्यवहार करने की ध्रुवीय योग्यता है। यानी जो व्यक्ति किसी भी कार्य को उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है या कार्य करने से पहले तर्क करता है, सोचता है, समझता है और पर्यावरण से सामंजस्य बिठाकर वह व्यवहार करता है, तो उसे बुद्धि कहा जाता है। और एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार हम देख लेते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, लक्ष्य प्राप्ति में अनुकूलन, सामाजिक मूल्य, मितव्ययिता तथा मौलिकता का उद्गम होता है और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे कार्यों को बनाए रखने की योग्यता होती है जिसमें शक्ति को एकाग्र करने एवं संवेगात्मक बलों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार बुद्धि की परिभाषा भी समझ लिया हम लोगों ने और उसके अर्थ भी समझ लिया। अब हम देखेंगे कि बुद्धि की प्रकृति या स्वरूप क्या है, यानी व्हाट इज़ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर आज तक बुद्धि का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है, यानी कि एक मत नहीं हो पाया है।
समय समय पर ये परिभाषाओं के आधार पर निश्चित की जाती रही है, यानी कि समय समय पे अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और अलग अलग बुद्धि की प्रकृति को डिफाइन किया गया है। तो इसमें से पहला अगर हम देते हैं पॉइंट, तो देते हैं सीखने की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ लर्निंग। भारतीय प्राचीन विद्वानों एवं ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन या साध्य माना। जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है उसे समाज उच्च स्थान प्रदान करता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करने वाली योग्यता को ही बुद्धि माना है। यानी अगर डियर वान के परिभाषा को देखें तो बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। यानी बुद्धि क्या है? किसी भी चीज़ को सीखने और उस सीख से जो अनुभव प्राप्त होगा उससे लाभ उठाने की क्षमता है। यानी इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू लर्न और द प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग बुद्धि के स्वरूप भी हैं और अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। दूसरा पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता, यानी एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब विकास करता है तो उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी शीघ्रता से यानी जितनी आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है या उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर लेता है वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। अतः समस्या समाधान में प्रयोग की गई योग्यता जो है वही बुद्धि कहलाती है। तो अब हम देखेंगे कि इस योग्यता में रायबर्न ने अपने क्या विचार लिखे हैं। तो रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी इंटेलिजेंस इज द पावर विच अनेबल अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव आवर पर्पस। अब तीसरा हम देखते हैं पॉइंट, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ थिंक अब्स्ट्रैक्टली। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को अपनाता है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले वह दो बातें सोचता है। पहला मूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरा अमूर्त रूप से चिंतन करता है। अमूर्त रूप से तात्पर्य है कि जो चीज़ें हमारे पास या हमारे सामने नहीं हैं उनकी कल्पना तथा स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि किसी भी चीज़ को सिर्फ इमेजिन करके या अपने स्मृति अपने सोच के आधार पर ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे अमूर्त कहते हैं। अतः अमूर्त चिंतन में जो व्यक्ति अधिक सफल होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि टर्मन ने क्या परिभाषा दी है। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। यानी कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो अगला पॉइंट है पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास तो करता ही है और विकास के समय उसे सफलताएं और असफलताएं दोनों ही हाथ लगती है। तो जो व्यक्ति दोनों में समाजीकरण एवं सामंजस्य बिठाता है और उसके अकॉर्डिंग विकास करता है, डेवलप करता है, तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति माना जा सकता है। यानी कि जो जितनी शीघ्र पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो इस योग्यता को भी विलियम स्टर्न ने एक परिभाषा के साथ डिफाइन किया है। तो उनके अनुसार जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल मेंटल
adaptability to new problems and conditions of life। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बुद्धि की 4 मुख्य प्रकृति या स्वरूप है। इसके अलावा समय समय पे इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो हम समय के साथ चलते हुए आगे और भी जो कुछ आएगा वो देखते रहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि बुद्धि एवं योग्यता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों क्या हैं। तो बुद्धि कौशल या स्किल नहीं होती है और ना ही रिमेम्बरिंग यानी कि स्मृति होती है। यहाँ तक कि ज्ञान या नॉलेज को भी हम बुद्धि नहीं कह सकते हैं। बुद्धि अब्स्ट्रैक्ट, यांत्रिक एवं सामाजिक होती है, बल्कि इसे हम आनुवांशिक भी कहेंगे। अतः बुद्धि में योग्यताओं को शामिल नहीं किया जा सकता। और वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, यानी किसी भी उद्देश्य की जब पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह बुद्धि नहीं कहलाती है। दूसरी चीज है तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता। जब हम किसी कार्य को करने से पहले तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बुद्धि वह नहीं होती है। तीसरी चीज है वातावरण में प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बहुत ही इम्प्रेसिव बात कर रहा है तो वह बुद्धि नहीं है, बल्कि वह उसका व्यवहार है, वह उसकी योग्यता है। अतः इन विचारों के अनुसार बुद्धि इन तत्वों की एक संयुक्त योग्यता हुई, यानी उसमें उतनी काबिलियत, उसमें इतनी एबिलिटी हो गई है कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के लिए चिंतन कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है और फिर वातावरण को, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए उसी हिसाब से व्यवहार कर रहा है। तो यह सारी चीज़ें एक व्यक्ति की प्राप्त की गई योग्यता है, ना कि उसकी बुद्धि है। व्यक्ति की रुचि, अभिवृत्ति, प्राप्त ज्ञान एवं कौशल के साथ सफलता प्राप्त कराने में जो प्रमुख योगदान होता है वह बुद्धि होता है, और बुद्धि को विवेक भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, यह समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम और भी बुद्धि के मापन वगैरह को अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, और अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।